आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप नेपाल में कहाँ से हैं? मैं नेपाल में प्यूठान। आप जैसे जानते हैं कि नेपाल के जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें किसी और आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है? नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो नहीं, क्योंकि जो नेपाल से यहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो जैसे कि हम आए हैं तो हम अपना मतलब ज़्यादातर जो भी पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वो सब हम बना लेते हैं। क्योंकि जब हम इंडिया में काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हम इंडिया को अपना घर मान ले जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और चीज़ की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि नेपाल में जब भी भूकंप आता है या कोई भी चीज़ आती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, तो इंडिया सबसे पहले उनकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, ठीक है। पर फिर भी नेपाल में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को हेट करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न लगता है? रीज़न तो कोई नहीं, हर जगह मतलब जहाँ पे अगर कोई चाहता है किसी को, तो वहाँ पे ना चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे इंडिया में भी होंगे ऐसे, जैसे कि हमारे कश्मीर को ले लो, कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को हेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया को चाहते हैं, इसलिए अभी तक कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, अभी नेपाल में एक रिसेंटली जो इलेक्शन हेल्ड हुआ है उनमें कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी अच्छा लीड कर रही थी, ठीक है, और काफ़ी अच्छी सरकार बना रही है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि चाइना जो है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ना बोलने का अधिकार देती है, ना किसी चीज़ का अधिकार देती है, फिर भी नेपाल का जो जनरेशन है, नेपाल चाइना को चाह रहा है, ये क्या चक्कर है? तो चक्कर कुछ नहीं है, मतलब शायद वादे कर रहे हो कम्युनिस्ट पार्टी की, हम ये आपके लिए ये करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, यूथ को आगे बढ़ाएंगे, शायद इस वजह से हो, क्योंकि या फिर कुछ जानते ना हो कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में क्या कर रही है जो नेपाल में ना करे, इस वजह से भी शायद ज़्यादा लीड मिल रही है उन्हें। आप केपी ओली के बारे में आपने सुना होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और वो चाइना को काफ़ी फेवर करते हैं इंडिया के अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप पर कोई असर पड़ेगा? अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, शायद पड़ भी जाए, शायद ना भी पड़े, क्योंकि अगर इंडिया अच्छा कर रही है नेपाल के साथ, तो नेपाल शायद इंडिया को ज़्यादा फेवर करे। अभी शायद चाइना ज़्यादा फेवर कर रही है, अच्छा, तो नेपाल उसकी तरफ है। कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी नेपाल अंडर डेवलपमेंट है, कुछ ज़्यादा उसमें पहुंचा नहीं है कोई बजट, इसलिए भी शायद वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें डेवलपमेंट ज़्यादा देंगे इस वजह से, क्योंकि अभी इंडिया अपने उसमें सवाल में मतलब सुलझी हुई है, जो भी उनकी चीज़ें हैं यहाँ पर वो क्लियर नहीं कर पा रही, इस वजह से भी प्रॉब्लम। पहले इलेक्शन हुए थे उनमें मधेश जो रिलीजन है, जैसे कि अपना थारू एंड लिम्बूस, इन लोगों को वैल्यू दिया गया था, बट अब के इलेक्शन में इन लोगों को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? रीजन ये है कि शायद वो आउटसाइडर हैं, और जो अपनी हमारी नेपाल की जो अपनी पार्टी है वो शायद बोल रही हो कि तुम्हारे आउटसाइडर अगर हम पे वो करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से भी बाहर निकाल दिया। चाइना जो है, चाइना का किसी भी अपने बॉर्डर कंट्री के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा है। आप तिब्बत उठा लीजिए, इंडिया उठा लीजिए, या कोई और कंट्री उठा लीजिए, फिर भी नेपाल जो है वो चाइना की तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या? अब यही है कि रिलेशन अच्छा कर रहे हैं चाइना, उनको वादे कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो कि हम तुम्हें अच्छा वो प्रोवाइड करेंगे, चीज़ें डेवलपमेंट ज़्यादा देंगे, तो इस वजह से नेपाल शायद उधर जा रही हो। क्योंकि पता ही सभी को पता है कि चाइना का रिलेशन बॉर्डर के जो आसपास लोगों से उनसे अच्छा नहीं रहता है, जैसे तिब्बत भी हुआ अभी, और इंडिया में भी चल ही रहा है। मेन रीज़न ये है कि नेपाल में डेवलपमेंट नहीं है, और लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़े, और यूथ भी चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े। वहाँ पे कॉलेज भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब लोग आते हैं बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस वजह से भी कि वो चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ हो अच्छा। ओके, तो मोदी जो है, मोदी जब भी नेपाल जाते हैं अच्छा खासा प्यार मिलता है उन्हें नेपाल में, है ना? जो नेपाल के लोग हैं उन्हें काफ़ी प्यार करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनका मतलब नेचर अच्छा है, वो जहाँ पे भी जाते हैं मतलब अपना मतलब जो एक वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं उनकी, इस वजह से भी। क्योंकि जब मोदी जी 2014 में गए थे तो उन्होंने नेपाली में बात करी थी जाके, इस वजह से भी लोग ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं, और रिलेशन अच्छा है। इंडिया के लोग भी वहाँ पर इनकी तारीफ करते हैं नेपाल में जाके, तो इस वजह से। गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट काफ़ी सालों से इंडिया को सर्व कर रही है, यहाँ पे एक अलग रेजिमेंट बनी हुई है, उसके बारे में सोच के कैसे? मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब नेपाल की एक जो रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जो यहाँ पे आके इंडिया में सर्व कर रही है, बहुत सालों से है, और इंडिया जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गोरखा रेजिमेंट भी जाती है साथ में, तो आगे मतलब वर्क कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ से हमारा रिलेशन भी अच्छा हो रहा है, इस वजह से कि गोरखा रेजिमेंट दोनों तरफ काम कर रही है। इंडिया के अंदर अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एटसेट्रा। तो नेपाल किस तरह से इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकता है आपको? मेरे को लगता है कि मतलब नेपाल अभी जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, उनको डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो हमारे मतलब जो यूथ है वो भी डेवलपमेंट करेगी, चीज़ें भी हमारे प्रोवाइड होंगी, और हम चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है नेपाल की इस चीज़ में, और ये कंफर्म है कि यूथ लाइक करेगा नेपाल का इसे। जैसे कि अर्थक्वेक, सुईक वार, ये हर चीज़ नेपाल में होती रहती है, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को नेपाल की गवर्नमेंट चलानी चाहिए? हाँ, मतलब चलानी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, सारी जिनके लोग एक साथ रह रहे हैं, तो नेपाल में भी अगर जाएगी इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, क्योंकि वहाँ पे सीख वार भी हो रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं, तो हमें निपटने को एक चीज़ मिल जाएगी, डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी, और हमारे पास जो सामान है वो भी ज़्यादा आएंगे, इस वजह से भी। तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया?
दोनों में से? जो अच्छा वर्क करेगी वो शायद जाएगी, क्योंकि अगर चाइना अच्छा वर्क करती है तो चाइना जाएगी, क्योंकि चाइना का जो थोड़ा नेचर है वो रूल करने वाला है। तो मेरे ख्याल से चाइना थोड़ा कम है, इंडिया का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया मतलब फ्रेंडली नेचर से जाती है और फ्रेंडली वाइब्स होती है इंडिया की, इसलिए। आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह, आप नेपाल में कहाँ से हैं? नेपालगंज से। तो आपको पता है जैसे कि नेपाल और इंडिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो काफ़ी मजबूत है। अभी आपको क्या लगता है कि नेपाल के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें और किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, वैसे तो एज वेल है ही। अगर सब है यहाँ पे, जैसे इंडियंस को जितने हैं और आईडीज़ हैं वो नेपालीज़ के लिए भी अलाउ है यहाँ पे, और बन रही है नेपालीज़ के लिए भी। कोई मना नहीं है कि उनको यही रेजिडेंट दिखाओ, ये है। तो जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड सब बन ही रहे हैं नॉर्मली, तो ऐसे ही है। वहाँ आना जाना भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वीज़ा और अदर कंट्रीज़ के लिए वीज़ा चाहिए होती है, तो ऐसे है नहीं कि ये नीड ही हो, तो एज आ जा सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते, इसके पीछे क्या रीज़न? अब होते हैं कोई कोई, अब एंटी नेपालीज होते हैं, एंटी इंडियंस होते हैं, जो ये कि कोई होते हैं जब जैसे सारे ग्रुप्स में होते हैं, और कोई ग्रुप्स में कोई बुरा बोलने वाला भी होता है। सब अच्छे काम तो कर नहीं सकते, कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा उसके बारे में, बुरा बोलेगा। तो आई थिंक वही हो सकता है। ठीक है, तो अभी नेपाल के इलेक्शंस में जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो अभी लीड कर रही है। जब कम्युनिस्ट पार्टी जो लीड करती है तो उसमें ना तो किसी को बोलने का अधिकार होता है, ना किसी चीज़ का अधिकार होता है। तो ये क्या चक्कर है कि नेपाल का जो यूथ है या फिर नेपाल की जो पब्लिक है उनको वोट दे रही है या फिर उनके फेवर में जाती है? आई थिंक अब वहाँ की नेपाल की यूथ यही चाहती होगी, अगर उनको वही पसंद है तो इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने जो भी है चूज़ करा होगा। और आई थिंक वो सोच सकते हैं कि हम अगर हम इसको चूज़ करते हैं तो बेटर ये होगा कि हम कुछ जो भी चीज़ें हैं उनको अगर डेवलप किया जाए। आई थिंक इसी वजह से वहीं उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को चूज़ किया होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किसी तरह के वादे करती है कि भाई नेपाली यूथ के लिए ये होगा या ये होगा? पता है, लेकिन अब वहाँ के नेपाल के लोगों ने अब जब वोट दिया होगा तो उन्होंने वादे करे होंगे, बोला होगा ये करूँगा वो करूँगा, तभी तो उन्होंने वोट दिए होंगे उनको। तो जैसे आपको पता है कि नेपाल में पहले जो मधेश रीजन था लास्ट इलेक्शन के अंदर, मधेशी रीजन था, वो अभी जैसे कि थारूस, लिम्बोस, वो अभी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। लास्ट इलेक्शन में तो उन्हें थोड़ा बहुत अहमियत था, बट अभी उन्हें कोई अहमियत नहीं दे जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न लगता है? थारू, ये लिम्बूस तो आई थिंक मैंने सुने भी हैं काफ़ी, लेकिन ये होते हैं जो ये मतलब नेपाली होते हैं, ये नेपाली हटके होते हैं, मतलब ये बाहर मतलब वैसे हटके, ये कंट्री से आउट ऑफ। तो क्या मतलब ये है कि इनको कि बोलने का मतलब ये अपनी अलग ही चलाते हैं। तो ये है कि अब उन्होंने नेपाली वालों ने तो जो भी है इनको बोलने का मौका नहीं दिया होगा। तो लेकिन ये है कि वो फिर अब बोलते हैं तो उनको कोई अधिकार भी नहीं है उस चीज़ में, क्योंकि वो मधेसी हैं। अब नेपाली अलग हो गए, इंडियन अलग हो गए, वो मधेसी हैं। तो अब वो उतना नेपाल में भी उतना पास है नहीं वो लोग, तो इसकी वजह से ही होगा नेपालियों ने कि उनको ये नहीं उन पार्टी में लिया होगा, आई थिंक, जो भी है वोट देने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मधेशियों को वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस अब नहीं है? इतना है नहीं, क्योंकि वो मधेसी हैं। अभी नेपाली और जैसे इंडियंस होते हैं तो उनको अपना अधिकार है कि वो किसको वोट दें किसको, तो वो थोड़े हटके हैं वहाँ नेपालियों से। तो इसकी वजह से वो अपने यहाँ इधर जाओ तो फिर वो अपने ही चलाते हैं। तो इसी वजह से होगा जो नेपालियों ने उनको नहीं दिया होगा वो चीज़। आपने गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना होगा? या सुना जो है इंडिया के अंदर एक फेमस रेजिमेंट है जिसको एक अलग से स्पेस दिया हुआ है। तो गोरखा के अंदर जितने भी नेपालीज होते हैं उनके बारे में आपको सोच के कैसा लगता है? वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से सर्व कर रहे हैं इंडिया को या फिर नेपाल को, उसके बारे में सोच के कैसा? ये गोरखा रेजिमेंट भी बेटर है, क्योंकि बिकॉज देखो आप नेपाल से यहाँ पे आते हो और ये नेपालियों के लिए अलग पहचान है गोरखा रेजिमेंट। अगर आप नेपाली हो और बाई चांस आप आर्मी में सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको गोरखा रेजिमेंट के लिए अप्लाई करो। तो ये अलग ही बनाया हुआ है नेपालियों के लिए, और ये बेटर है कि नेपालियों को फैसिलिटी भी दे रहे हैं, प्लस सब चीज़ जो भी है यहाँ के इंडियंस आर्मी को जो मिल रहा है वो नेपालियों को मिल रहा है। प्लस ये गोरखा रेजिमेंट जो है इन्होंने नाम भी अच्छा है नेपाल की, नेपाल के ये जो आर्मीज़ इन्होंने आके यहाँ पे इंडिया में इतना सर्व किया है, इन्होंने सर्विस दी हैं, तो अच्छा है इंडिया के लिए भी और नेपाल के लिए भी, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हैं। नेपाल जो चाइना है, चाइना के सारे बॉर्डर्स जो मिले हुए हैं उन देशों से कभी नहीं बनती है, जैसे तिब्बत हुआ, भारत हुआ या फिर कोई और देश हुआ। तो बट नेपाल जो है अभी चाइना की तरफ बढ़ रहा है, वो क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि बहुत बड़ा तो रीज़न नहीं है अब, लेकिन चाइना ये है कि नेपाल से दोस्ती करना चाहती है, क्योंकि सब चीज़ चाइना जो भी है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है नेपालियों को, और नेपाल को ज़्यादा से ज़्यादा वो बिज़नेस, आई थिंक वो बिज़नेस करने के लिए कर रही होगी ये सब चीज़ें, और उतना हेल्पफुल ये है नहीं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड करवा रही हैं, तो इसीलिए नेपाल अभी उससे फ्रेंडशिप के लिए लगा ही हुआ।
मोदी जो है वो नेपाल में काफ़ी पसंद किया जाता है, जब भी वो नेपाल में जाते हैं तो उनकी काफ़ी इज्जत आवभगत की जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न? क्योंकि रीज़न ये बहुत बड़ा है, जब नेपाल में भूकंप गया था तो वहाँ से यहाँ से मोदी जी गए थे। फिर उन्होंने भूकंप के टाइम पे भी बहुत सारे पैसे जो भी हैं, जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब प्रोवाइड करवाई थी उन्होंने। और जो भी है खाना वाना, घर रहना वहना, ये सब चीज़ें किया था। लेकिन काफ़ी और अदर कंट्रीज़ ने भी किया था। लेकिन ये है कि मोदी जी वहाँ खुद गए, खुद उन्होंने हाल चाल पूछा, ये वह जो भी है खाना चीज़ें सब चीज़ें करवाई, पैसे दिए ज़रूरत हिसाब से। तो उसी वजह से नेपाल के लोग मोदी जी को भी प्यार करते हैं। अच्छा, तो नेपाल में आपने देखा होगा कि जो नेपाल में है वो महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंडिया में कोई चीज़ हम लोग बहुत सस्ते में खरीद लें तो नेपाल में उसमें 3 गुना या 4 गुना कीमत होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अभी नेपाल में कोई चीज़ बनी नहीं रही, वहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है। नेपाल में ये सुई भी नहीं बनती। सब चीज़ जो बाहर विदेशों से, इंडिया से सब चीज़ इधर उधर से आती है। क्योंकि अभी नेपाल ने अभी अपनी चीज़ें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी है। गाड़ी, स्कूटर, खाना वाना जो भी है सब चीज़। खाना तो आई थिंक वहाँ पे खेत वेत हैं, लेकिन इतना कोई नहीं है। लेकिन जो जैसे कपड़े हो गए, गाड़ीज़ हो गई, जो नीड्स हैं, और तो वो सब चीज़ें वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, तो इसलिए नहीं बन रही। तो इसलिए हर चीज़ महंगाई है वहाँ पे। क्योंकि बिकॉज बॉर्डर में जो नेपाल सरकार है उन्होंने अभी ये अलाउ किया है कि जो भी है बॉर्डर्स उन तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से महंगे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्कूटी खरीद रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे ले जाएंगे ट्रिपल टैक्स देना पड़ता है, वो सब चीज़ें, रोड टैक्स। तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में महंगी हो जाती हैं। केपी ओली जो है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो एक अलग पार्टी बना के अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो इलेक्शन में जीतता है या फिर इलेक्शन की तरफ जाता है, तो उस इलेक्शन में जो जीतता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिकली वो चाइना की तरफ ज़्यादा है और एंटी इंडियन है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक मेरा मानना है कि कुछ भी मतलब अगर वो नेपाल के, अभी नेपाल को क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अगर नेपाल के लिए डेवलपमेंट करते हैं प्लस इंडिया के लिए भी कुछ करते हैं तो आई थिंक सही है, इससे कोई रिलेशन ख़राब नहीं होगा। वो अब चाइना का तो पता नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इंडिया के लिए बेटर है कि अगर केपी ओली अगर यही चाहते हैं, अगर वहाँ के यूथ यही चाहता है कि केपी ओली वहाँ का कोई प्रधानमंत्री बने, तो आई थिंक यही हो सकता है कि इंडिया का भी कुछ बेटर हो जाए उनकी दोस्ती में, इंडिया नेपाल कुछ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत है। आप नेपाल में कहाँ से? दांग। ओके, ठीक है। अभी आपको जैसे पता है कि नेपाल के जो लोग भारत में काम करते हैं उन्हें किसी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आपको लगता है कि उन्हें कोई और ज़्यादा पहचान मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। हाँ, उनको कितना कुछ मिलता है इंडिया से, काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़, और ये काफ़ी अच्छा है। हमारी नेबर कंट्री है तो इंडिया का ही फर्ज बनता है कि उन्हें इतनी फैसिलिटी, इतनी छूट तो देनी ही चाहिए कि वो यहाँ पे बिना किसी पाबंदी के आ सके। वो छूट तो मिली हुई है। लाइक मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको कुछ आधार कार्ड या फिर पैन अच्छा, कार्ड, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए? हाँ, ये तो मिलनी चाहिए। अगर वो इंडिया में आते हैं तो इंडियन रेसिडेंट बन के ही रहना चाहिए उन्हें। तो हाँ, उन्हें अपनी पहचान बना के रहना चाहिए इंडिया में। तो आपको पता है कि जैसे कि नेपाल में कभी भी भूकंप आता है या कुछ भी आता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले होती है। फिर भी नेपाल के कुछ लोग हैं जो इंडिया से हेट करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? शायद उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया की कोई कमी दिखती होगी, तभी वो शायद इंडिया को हेट करते हैं। लाइक बेसिकली इंडिया तो पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, फिर भी ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं? लाइक इफ यू हैव सम, यू लाइक इंडिया? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इंडिया। हाँ, सो फिर भी जैसे कुछ कमियाँ क्या मतलब, एक तरफ है इंडियन इकोनॉमी की। हाँ, कई बार इंडिया अपनी इकोनॉमी को देखते देखते काफ़ी अपने में ज़्यादा फोकस करती है। हाँ, सो कई बार प्रॉपरली नेपाल की हेल्प नहीं कर पाती। सो कई लोगों को लग जाती है कि बातें कि हाँ, इंडिया में कोई ना कोई कमी है, हमारी इतनी नेबर कंट्री होने के बावजूद वो हेल्प नहीं कर पाती। नेपाल में अभी बहुत बड़े इलेक्शन हुए हैं जैसे कि, ठीक है, और कम्युनिस्ट जो पार्टी है जो चाइना की है वो अभी नेपाल में लीड कर रही है, काफ़ी अच्छा प्रमोशन है उसका, ठीक है। तो आपको पता है कि नेपाल में अगर कम्युनिस्ट पार्टी आती है तो वो ना किसी को बोलने का अधिकार रहेगा ना कोई अधिकार रहेगा, फिर भी नेपाल ये क्यों चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी? मैंने कुछ सोच समझ के नेपाल के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया होगा। शायद उनको उनकी अच्छाई दिखी होगी, शायद वो ऐसा कुछ कर रहे हैं उनके लिए कि जो उन्हें अच्छा लग रहा हो, तभी शायद उन्होंने उनको वोट दिया ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है कि मतलब वो नेपाल के लोग चाहते हैं, शायद उन पे हाँ मिलाती हो, हाँ से हाँ, इस वजह से। नेपाल के लोग बेसिकली क्या चाहते हैं? नेपाल के लोग ज़्यादातर हर कंट्री चाहती है कि डेवलपमेंट, तो नेपाल की भी यही है कि डेवलपमेंट हो उनकी कंट्री में।
चाइना जो है, चाइना के अपने कभी जितने भी बॉर्डर जिसके साथ लगते हैं उसके साथ उसकी बनती नहीं है। आप इंडिया को उठा लीजिए, तिब्बत को उठा लीजिए, या फिर किसी अनदर कंट्री को उठा लीजिए, फिर भी नेपाल की जो कंट्री है वो चाइना की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। वो क्या रीज़न है उसके पीछे? मोस्टली यार जब कोई अट्रैक्ट होता है इसका मतलब है उसे अच्छा लग रहा है। हाँ, सिर्फ कोई ना कोई तो फैसिलिटी चाइना प्रोवाइड करती होगी नेपाल को, दैट्स वाई कि वो उन्हें मना नहीं कर रही। हाँ, यही रीज़न हो सकता है कि कुछ अच्छा कर रही हो नेपाल के लिए। हाँ, मतलब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि वो ना उनके यूथ को ज़्यादा फोकस कर रहा है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है नेपाल, इसलिए शायद तभी नेपाल अट्रैक्ट हो रहा है चाइना की तरफ। तो आपको जैसे पता है कि मोदी जब भी नेपाल जाते हैं तो अच्छा खासा प्यार दिया जाता है, तो वहाँ के लोग मोदी को काफ़ी प्यार करते हैं, उसके बारे में आपको क्या? हाँ, क्योंकि हम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिंपैथी बहुत ज़्यादा है नेपाल के लोगों से, दैट्स वाई कि वहाँ के लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी अपनापन सा है, मतलब वो कभी दिखाते नहीं है नेपाल के लोगों को कि वो कहीं और के है, मतलब अपनापन सा लगता है उन्हें उनके साथ, तभी शायद उनको उन्हें अच्छा लगता है। अभी इंडिया जो है वो एक फंटास्टिक रेट, जैसे डिजिटल इंडिया, भारत स्वच्छ भारत, ये सारी चीज़ें बढ़ रहा है, बट नेपाल में अभी इस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि नेपाल इन चीज़ों का कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कैसे फ़ायदा उठा सकता है? शायद अपने वहाँ पे डेवलपमेंट करके। तभी अगर जिस कंट्री में अगर डिजिटली ना हो तो मतलब इसका मतलब वो दूसरे कंट्री से जुड़ नहीं पा रहा। आज की डिजिटलाइजेशन की टाइम में हम एक कंट्री दूसरे कंट्री जुड़ पा रहे हैं, मतलब फ्रेंडशिप बढ़ रही है, जिससे हमें कई सारी फैसिलिटीज़ एक दूसरे कंट्री से प्रोवाइड हो रही है। अगर वो डिजिटलाइज हो जाता है नेपाल तो उसे काफ़ी मदद मिल सकती है दूसरे कंट्री से भी, और अपने कंट्री की भी उसके जीडीपी रेट बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप गोरखा रेजिमेंट के बारे में जानते हैं, गोरखा जो रेजिमेंट है इंडिया में एक स्पेशल रेजिमेंट है, उसको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेपाल के लोगों को वहाँ पे अपना हिस्सा दिया गया है। हाँ, मतलब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो कहीं और क्या है, उनके लिए स्पेशली गोरखा रेजिमेंट रख रखा है। और हाँ, ये तो अच्छी बात है उनकी काबिलियत के ऊपर, और आज के डेट पे इंडिया में उनकी काबिलियत को बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है, बेस्ट फाइटर्स में गोरखा रेजिमेंट को ही लिया जाता है। तो ये तो खुशी की बात है कि हमारे गोरखा रेजिमेंट को एक हिस्सा माना गया इंडिया का आर्मी में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल के अंदर जो महंगाई दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर सामान इंडिया में इतने रुपए का है, कम रुपए का है, तो नेपाल में वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके नीचे ये कि वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, कई चीज़ों की अभी भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहुत कमी है। वहाँ वो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं हो पाती, तो उन्हें अलग कंट्री से उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है अपनी कंट्री में। तो उसी के बीच में काफ़ी टैक्सेस, हाँ, ड्यूटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं, जिससे वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ था उसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई हो जाती है। दैट्स व्हाई वहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। अभी नेपाल के अंदर जो केपी ओली के नाम से आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े दावेदार हैं और एक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चाइना की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो उससे क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन से भारत और नेपाल की रिलेशनशिप में कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, अब देखिए अगर वो उनकी तरफ ज़्यादा मुख मोड़ रहे हैं, मतलब शायद इंडिया से ज़्यादा उन्हें वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा मिल रहा होगा, तभी शायद वहाँ पे मोड़ रहे हैं। चीन जो है उन्हें अच्छी प्रोवाइड कर रही होगी, जो नेपाल चाहती है वो चीन वाले उन्हें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होंगे, तभी शायद उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है। शायद यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया की कोई कमी रह गई है। तो आपको क्या लगता है कि नेपाल क्या चाहता है बेसिकली? मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है चीन नेपाल के लिए, और शायद वो चीन पूरा कर रही है। इंडिया अर्थक्वेक जब कोई कुछ गलत हो जाता है नेपाल में तब इंडिया काम आती है, और वैसे तो इसके बजाय चीन ज़्यादा उनको प्रोवाइड करी चीज़ें, तो शायद हाँ यहाँ पे चीन बेटर है उनके लिए। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर अगर चाइना नेपाल पे कभी कब्जा भी कर सकता है तो उससे क्या? अगर जो नेपाल इतना डिपेंडेंट होते जा रहा है चीन पर, तो शायद ये दिन भी आ जाएगा कि एक दिन वो नेपाल चीन का हिस्सा बन जाए कि